आज हमारे सामने दिल्ली सल्तनत के इतिहास के कह सकते हैं वो पन्ने हैं जो मुझे हमेशा से बहुत दिलचस्प लगे हैं। हम्म। तुगलक और लोदी वंश। जब भी मैं इनके बारे में सोचती हूँ तो ऐसा लगता है कि ये बड़े बड़े आइडियाज और उतनी ही बड़ी नाकामियों की एक कहानी है। हाँ। एक ऐसा दौर जब एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाने की कोशिश तो हुई, पर वो ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की कहानी नहीं है, नहीं। बल्कि ये महत्वाकांक्षा, प्रयोग और उन गलतियों की कहानी है जिन्होंने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। आज हम इसी की परतों को खोलकर देखेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी खोजबीन का मकसद ये समझना है कि एक ताकतवर वंश का पतन क्यों हुआ, एक सुल्तान के वो कौन से मशहूर प्रयोग थे जो बुरी तरह नाकाम हुए, और कैसे इन सब घटनाओं ने दिल्ली सल्तनत के अंत और मुगलों के आने का रास्ता तैयार कर दिया। और इसमें सबसे अहम सवाल ये है कि किसी साम्राज्य के टूटने के पीछे अंदरूनी और बाहरी दबाव कैसे काम करते हैं। हम देखेंगे कि एक शासक के फैसले चाहे कागज पर कितने ही अच्छे क्यों न लगें, चाहे कितने तर्क संगत क्यों न लगे, बिल्कुल वो जमीनी हकीकत से टकराकर कैसे बिखर जाते हैं। तो कहानी शुरू होती है तुगलक वंश से। उन्होंने 1320 ईस्वी में सत्ता संभाली थी जी। और उनका सपना था एक अखिल भारतीय साम्राज्य बनाने का। और कुछ समय के लिए उन्होंने ये कर भी दिखाया, यहाँ तक कि दक्कन पर भी उनका नियंत्रण हो गया। हाँ, लेकिन उस जमाने में इतने बड़े इलाके पर सीधे दिल्ली से हुकूमत करना लगभग नामुमकिन था। बिल्कुल, आज की तरह कम्युनिकेशन तो था नहीं। सोचिए, ना आज की तरह फोन थे, ना तेज रफ्तार गाड़ियां। दिल्ली से दक्कन तक कोई हुकुम पहुंचने में ही हफ्ते लग जाते थे। तो जैसे जैसे सुल्तान की पकड़ ढीली पड़ती गई, दूर बैठे गवर्नरों ने इस कमजोरी को फौरन भांप लिया। तो ये जो गवर्नर विद्रोह कर रहे थे, ये कौन लोग थे? क्या ये कोई स्थानीय राजा थे जिन्हें हराया गया था? नहीं, और यही तो सल्तनत की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी थी। ये अमीर थे। अमीर? हाँ, यानी तुर्की और अफगान सेनापति जिन्हें ताकत और जमीन देकर प्रांतों को संभालने भेजा गया था। वो सुल्तान के वफादार थे, पर सिर्फ तब तक जब तक सुल्तान मजबूत था। बिल्कुल। जैसे ही उन्हें लगा कि केंद्र कमजोर हो रहा है, उन्होंने खुद को आजाद बादशाह घोषित कर दिया। और इसी दौर के सबसे चर्चित किरदार थे मोहम्मद बिन तुगलक, जिनका शासन 1325 से शुरू हुआ। उनके बारे में हमें उस समय भारत आए मशहूर अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता के लेखों से बहुत कुछ पता चलता है। जी। उन्होंने सुल्तान को एक ऐसे आदर्शवादी इंसान के तौर पे दिखाया है जो तर्क और विवेक से राज करना चाहता था। कहते हैं कि उनके सलाहकारों में गणितज्ञ और तर्कशास्त्री भी हुआ करते थे। और यही बात उन्हें इतिहास में इतना पेचीदा बना देती है। उनके कई विचार अपने समय से बहुत आगे थे, बहुत तर्कसंगत थे। लेकिन नतीजा क्या हुआ? पूरी तरह से नाकामी। इससे एक सवाल उठता है, एक दूरदर्शी और एक नाकाम इंसान में क्या फर्क होता है? शायद इसका जवाब जमीनी हकीकत की समझ में छुपा है। उनके एक बड़े प्रोजेक्ट को देखते हैं, मध्य एशिया को जीतना। ये एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा थी। बहुत बड़ी। इसके लिए एक विशाल सेना की जरूरत थी और सेना को तनख्वाह देने के लिए चाहिए था बहुत सारा पैसा। और पैसा आएगा कहाँ से? किसानों से, टैक्स के रूप में। उन्होंने दोआब यानी गंगा यमुना के बीच के सबसे उपजाऊ इलाके में टैक्स बढ़ा दिया। अच्छा। कागज पर यह फैसला सही था, क्योंकि वही इलाका सल्तनत की तिजोरी सबसे ज्यादा भरता था। लेकिन समय गलत था। इतना गलत था कि इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता था। क्या हुआ था उस समय? उस साल वहां भयंकर अकाल पड़ा था। लोगों के पास खाने तक को दाने नहीं थे। वो बढ़ा हुआ टैक्स कहां से देते? ओहो। नतीजा वही हुआ जो होना था, विद्रोह। आखिर में सुल्तान को अपना हुक्म वापस लेना पड़ा। इससे साफ पता चलता है कि बंद कमरों में बैठ के बनाया गया प्लान का जमीन पर क्या हश्र होता है। बिल्कुल। तो टैक्स बढ़ाने का प्लान तो फेल हो गया, लेकिन सुल्तान को अब भी पैसे और कंट्रोल की जरूरत थी। शायद इसीलिए उन्होंने एक और भी बड़ा और चौंकाने का वाला कदम उठाया। हाँ। उन्होंने अपनी राजधानी ही बदल दी। हाँ, ये उनका दूसरा बड़ा प्रयोग था। राजधानी को दिल्ली से देवगिरी ले जाया गया, जिसका नाम बदलकर दौलताबाद रखा गया। बिल्कुल। ये आज के महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास है। और इसके पीछे सोच ये थी कि दौलताबाद साम्राज्य के लगभग केंद्र में है और वहां से पूरे दक्कन पर बेहतर नियंत्रण रखा जा सकेगा। हाँ, और एक कारण ये भी था कि मंगोल हमलों का खतरा दिल्ली पर ज्यादा था। दौलताबाद ज्यादा महफूज था। रणनीतिक तौर पर तो ये एक अच्छा कदम लग रहा है। फिर गड़बड़ कहाँ हुई? गड़बड़ ये हुई कि दौलताबाद उत्तरी भारत से बहुत दूर था। अब सुल्तान उत्तर में अपनी सीमाओं पर नजर नहीं रख पा रहा था। अच्छा। और जो अमीर दिल्ली छोड़कर जाने से खुश नहीं थे,
उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया और इस पूरे आने जाने में बेहिसाब पैसा और जानें बर्बाद हुई। तो आखिर में क्या हुआ? आखिरकार उन्हें राजधानी वापस दिल्ली लानी पड़ी। तो इस पूरे नाटक का नतीजा क्या निकला? दक्कन पर नियंत्रण तो मिला नहीं। उल्टा दक्षिणी राज्यों ने इसे सल्तनत की कमजोरी का साफ संकेत माना। और शायद इसी वजह से इसी घटना के ठीक बाद दक्कन में दो महान स्वतंत्र साम्राज्यों का उदय हुआ, बहमनी और विजयनगर। अच्छा। सुल्तान जिस चीज को काबू करने चला था उसी पर से अपना बचा कुचा कंट्रोल भी खो बैठा। और ये सिर्फ एक असफलता नहीं थी, इसने सुल्तान की साख को भी धक्का पहुंचाया होगा। इसने लोगों और अमीरों के बीच सुल्तान की इज्जत और विश्वसनीयता को मिट्टी में मिला दिया। यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। खजाना खाली था, इज्जत दांव पर थी, तो सुल्तान ने एक और दांव खेला। पैसे जुटाने के लिए उन्होंने सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी जारी की। पीतल और तांबे के सिक्के बनाए गए जिनकी कीमत चांदी के सिक्कों के बराबर घोषित कर दी गई। जी, आज की भाषा में एक बेहतरीन फिनटेक आइडिया था, लेकिन बिना किसी सिक्योरिटी फीचर के। मतलब सोचिए, अगर आप कोई यूपीआई ऐप लॉन्च करें और हर कोई अपने घर में बैठकर पैसा प्रिंट कर सके। ओहो, तब तो वही हुआ। सुल्तान का आइडिया भविष्य का था, पर उसे लागू करने का तरीका अतीत का था। चीन में यह प्रयोग पहले सफल हो चुका था, लेकिन वहां सरकार का पूरा नियंत्रण था। यहाँ मोहम्मद बिन तुगलक ये नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाए। यानी देश की हर रसोई एक टकसाल बन गई थी। ये तो आर्थिक तबाही का सीधा नुस्खा है। बिल्कुल। लोगों ने घरों में पीतल और तांबे के बर्तन गलाकर धड़ाधड़ नकली सिक्के बनाने शुरू कर दिए। और बाजार नकली सिक्कों से पट गया। विदेशी व्यापारियों ने ये सिक्के लेने से मना कर दिए, जिससे पूरा व्यापार ठप हो गया। और फिर सुल्तान को क्या करना पड़ा? आखिर में सुल्तान को ये योजना बंद करनी पड़ी और लोगों के नकली सिक्के भी असली चांदी के सिक्के देकर वापस लेने पड़े। इससे तो खजाना और खाली हो गया होगा। नतीजा ये हुआ कि शाही खजाना लगभग पूरा खाली हो गया। इन नाकामियों के बाद मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उनके चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक 1351 में गद्दी पर बैठे। लगता है उन्होंने अपने भाई की गलतियों से कुछ सबक सीखा था। उन्होंने सबसे बड़ा सबक ये सीखा कि सिर्फ सुल्तान की मर्जी से साम्राज्य नहीं चलता, उसे दरबार के ताकतवर गुटों का साथ चाहिए। और उस समय कौन से गुट सबसे ताकतवर थे? दो गुट सबसे ताकतवर थे। पहले अमीर यानी सेनापति और गवर्नर, और दूसरे उलेमा यानी इस्लामी कानून और शिक्षा के विद्वान, जिनका समाज पर गहरा असर था। तो फिरोज ने क्या किया? उन्होंने इन दोनों समूहों से सुलह कर ली। अमीरों को खुश करने के लिए उन्हें बड़ी बड़ी जागीरें दी जहां से वो कर वसूल सकते थे। और उलेमा को? और रूढ़िवादी उलेमा को खुश करने के लिए उन्हें राजकाज की नीतियों में दखल देने की छूट दे दी। अच्छा। इसका एक नतीजा ये हुआ कि वो गैर मुस्लिमों और उन मुसलमानों के प्रति कम सहिष्णु हो गए जो रूढ़िवादी नहीं थे। मतलब ये एक तरह का समझौता था। दरबार में अपनी कुर्सी तो मजबूत कर ली, लेकिन बदले में सुल्तान की अपनी ताकत कम हो गई। बिल्कुल, सत्ता बढ़ चुकी थी। और साम्राज्य का क्या हुआ? वो तो पहले से ही सिकुड़ रहा था। हाँ, बिहार और बंगाल जैसे प्रांत हाथ से निकल चुके थे। फिरोज ने उन्हें वापस जीतने की कोशिश की, पर नाकाम रहे। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। फिरोज एक निर्माता के तौर पर भी जाने जाते हैं। हाँ, वो एक शानदार निर्माता थे। शायद अपने से पहले सुल्तान की कठोर नीतियों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए उन्होंने लोक कल्याण पर बहुत ध्यान दिया। जैसे उन्होंने सिंचाई के लिए नहरें बनवाई, जिसमें यमुना नहर सबसे मशहूर है, जिससे खेती को बहुत फायदा हुआ। उन्होंने फिरोजपुर, हिसार फिरोजा और जौनपुर जैसे कई नए शहर बसाए। और मैंने पढ़ा है कि उन्होंने बहुत से अस्पताल और शिक्षण केंद्र भी खोले। हाँ, ये भी सच है। लेकिन एक तरफ वो कट्टर नीतियां अपना रहे थे और दूसरी तरफ संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद करवा रहे थे और अशोक के स्तंभ दिल्ली ला रहे थे। ये तो बड़ा विरोधाभास लगता है। बिल्कुल, और यही इतिहास को दिलचस्प बनाता है। शासक एक ही ढर्रे पर नहीं चलते। फिरोज की भारत की प्राचीन संस्कृति में गहरी दिलचस्पी थी। उन्होंने धर्म और दर्शन से जुड़ी कई संस्कृत किताबों का फारसी और अरबी में अनुवाद करवाया। और अशोक के स्तंभ वाली बात? ये सच है कि उन्होंने सम्राट अशोक के 2 स्तंभों को बहुत सम्मान से दिल्ली मंगवाया और एक को तो अपने महल की छत पर लगवाया। शायद वो अपनी पहचान सिर्फ एक कट्टर सुल्तान के तौर पर नहीं, बल्कि एक निर्माता और विद्वान के तौर पर भी बनाना चाहते थे। लेकिन फिरोज की मौत के बाद तुगलक वंश का क्या हुआ? वही हुआ जो एक कमजोर केंद्र और ताकतवर अमीरों वाले साम्राज्य का होता है। उनके वारिसों में गद्दी के लिए लड़ाई छिड़ गई, गृह युद्ध शुरू हो गया। और गवर्नरों ने खुद को आजाद घोषित कर दिया और आखिर में तुगलक सुल्तानों के पास सिर्फ दिल्ली और आसपास का छोटा सा इलाका ही बचा। और इस कमजोरी ने एक बड़ा शून्य पैदा कर दिया। और जब भी उत्तर भारत में कोई शक्ति शून्य होता है
तो मध्य एशिया से आक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। और 1398 में वही हुआ। मध्य एशिया से एक तूफान आया जिसका नाम था तैमूर। तैमूर लंग। हाँ, वो एक तुर्की हमलावर था जिसे इतिहास में तैमूर लंग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो एक पैर से लंगड़ाता था। उसका मकसद भारत में राज करना नहीं था। तो फिर क्या था? उसका मकसद था यहाँ की दौलत को लूटना और वापस अपनी राजधानी समरकंद ले जाना। और उसने दिल्ली में क्या किया? उसकी फौजों ने दिल्ली में घुसकर ऐसी लूटपाट और कत्लेआम मचाया जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। हजारों लोग मारे गए, शहर को पूरी तरह तबाह कर दिया गया। मतलब ये एक बहुत ही क्रूर हमला था। और तैमूर यहाँ से जो दौलत, कारीगर और वास्तुकार लूट कर ले गया, उसी से उसने अपनी राजधानी समरकंद को दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक बना दिया। इस हमले ने तुगलक वंश की कमर पूरी तरह तोड़ दी। तैमूर के जाने के बाद दिल्ली तो वीरान हो चुकी होगी। बिल्कुल। एक स्थानीय गवर्नर ने हिम्मत करके खुद को सुल्तान घोषित किया और सैयद वंश की नींव डाली, जो कुछ दशकों तक चला, पर उसका कोई खास असर नहीं था। और फिर 1451 में सत्ता एक अफगान अमीर परिवार लोधियों के हाथ में आई। यह दिल्ली सल्तनत का आखिरी अध्याय था। तो लोधी वंश ने सल्तनत को बचाने की एक आखिरी कोशिश की। उनका मुख्य लक्ष्य उन विद्रोही गवर्नरों पर फिर से काबू पाना था जिन्होंने खुद को आजाद कर लिया था। इस वंश के सबसे काबिल शासक सिकंदर लोधी माने जाते हैं। हाँ। उन्होंने कुछ हद तक कामयाबी भी हासिल की, जौनपुर के ताकतवर राज्य को हराया और गंगा घाटी तक अपना नियंत्रण बढ़ाया, और उन्होंने राजधानी भी बदली। बिल्कुल, उन्होंने राजधानी दिल्ली से एक नए शहर में बसाई जो आज आगरा के नाम से मशहूर है। अच्छा, तो आगरा को राजधानी उन्होंने बनाया था। उन्हें लगा कि आगरा से सल्तनत पर, खासकर पूर्वी इलाकों पर, बेहतर नजर रखी जा सकती है। और उन्होंने आम लोगों के लिए भी कुछ किया। उन्होंने आम लोगों का दिल जीतने की भी कोशिश की। चीजों की कीमतें काबू में रखी ताकि गरीबों को राहत मिल सके। लेकिन लोधियों के सामने एक ऐसी समस्या थी जो उनकी बुनियाद में ही थी, और उसका उनके पास कोई हल नहीं था। वही हल नहीं था। वो क्या थी? वो खुद अफगान थे और उनकी ताकत दूसरे शक्तिशाली अफगान अमीरों के समर्थन पर टिकी थी। अफगानों की कबीलाई व्यवस्था में मुखिया या सुल्तान बराबरों में पहला होता था, कोई देवता या सर्वशक्तिमान शासक नहीं। अच्छा। तो जैसे ही कोई लोधी सुल्तान इन अमीरों पर पूरी तरह से अपना हुक्म चलाने की कोशिश करता, वो नाराज हो जाते थे। और यहीं से कहानी अपने अंजाम तक पहुंचती है। यहीं से पहुंची। आखिरी लोधी सुल्तान इब्राहिम लोधी ने जब इन अमीरों पर सख्ती करने की कोशिश की, तो उन्हीं के अफगान सरदारों ने उसे हटाने के लिए एक बाहरी ताकत को न्योता भेज दिया। वो बाहरी ताकत कौन थी? वो बाहरी ताकत थी काबुल का राजा बाबर, जो खुद तैमूर का वंशज था और भारत पर अपनी नजरें गड़ाए बैठा था। तो उन अमीरों ने ही बाबर को बुलाया? उन नाराज अफगान अमीरों ने बाबर के साथ मिलकर साजिश रची और 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। और इसी के साथ दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई। बिल्कुल। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? हमने बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं देखी, उन्हें लागू करने में भयानक गलतियां देखी, और एक केंद्रीय सत्ता और क्षेत्रीय ताकतों के बीच लगातार चलने वाली खींचतान देखी। बिल्कुल। तुगलक वंश हमें सिखाता है कि सबसे शानदार विचार भी बिना सही योजना और लोगों के समर्थन के कैसे विनाशकारी साबित हो सकते हैं। और लोधी वंश ये दिखाता है कि जब आपकी सत्ता आप ही के जैसे दूसरे ताकतवर लोगों की वफादारी पर टिकी हो तो वो कितनी नाजुक होती है। कहीं ज्यादा मजबूत ताकत यानी मुगलों के लिए भारत का दरवाजा खोल दिया। हमारे स्रोतों में एक बात का जिक्र है कि सल्तनत के कई अमीर अपनी किस्मत आजमाने के लिए भारत के बाहर से आए थे। हाँ, ये एक बहुत दिलचस्प बिंदु है। ये हमें एक सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। किसी भी राज्य की स्थिरता इस बात पर कितनी निर्भर करती है कि उसे चलाने वाले लोग उस देश को एक घर की तरह देखते हैं जिसे बनाना और संवारना है, या सिर्फ एक मौके की तरह देखते हैं जिसका फायदा उठाना है।